मेरी बेटी ससुराल में बहुत खुश थी। मैंने उसकी शादी बहुत अमीर घराने में की थी। एक रात अचानक मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारी बेटी मर गई है। मैं रोती-रोती अपनी बेटी की ससुराल पहुंची। तभी एक नौकरानी ने आकर मेरे कान में बोला कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है। उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर देखो। जैसे ही मैंने अपनी बेटी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा तो मैंने अपने घरवालों की मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी। क्योंकि जहाँ मेरे माँ-पापा शादी करना चाहते थे, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और पूरी ज़िंदगी एक अनजान इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई तो मैंने पहले से ही तय कर रखा था कि मैं वहीं से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूँगी, और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई, मैं वहाँ से भाग गई और उस इंसान से शादी कर ली और हमेशा-हमेशा के लिए अपने मम्मी-पापा का घर छोड़ दिया। क्योंकि मैं जानती थी कि अब उस घर की दहलीज़ पर मेरे माँ-बाप, मेरे भाई कभी भी मुझे पैर नहीं रखने देंगे। इसलिए मैंने खुद ही उस घर को छोड़ दिया। मेरा पति बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था, मगर उसके मम्मी-पापा ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। हम दोनों ने अपना एक अलग छोटा-सा घर बना लिया। उसने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी। मैं भी उसे दिलो-जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैंने सबसे पहले वो खुशखबरी अपने पति के ऑफ़िस में कॉल करके उन्हें सुनाई थी। वो भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। आने वाले बच्चे की इस खबर सुनकर उसी वक़्त अपने ऑफ़िस से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहने लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो आज आखिरी बार घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें देख भी नहीं पाऊँगी। काश मुझे मरने से पहले पता होता तो मैं उन्हें आने से रोक देती। वो ऑफिस से खुशी-खुशी घर वापस आ रहे थे। मेरे पति की कार का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद मेरे पति आखिरी बार 4 कंधे पर घर वापस आए और हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। यूँ मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साये से दूर हो गया और यूँ मैं बेसहारा और इस दुनिया में अकेली रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था, गैरों के घर पर जाने वाला ज़माना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नज़र बदल जाती। समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ जाऊँ, किससे मदद माँगूँ। मेरे पति के दूर की एक बूढ़ी रिश्तेदार थी, जिन्हें हम बुआ कहते थे। वो भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। अपने सहारे के लिए बुआ को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का मारने लगे। बुआ ने पूरा साथ दिया। मेरे पति के मरने के बाद 9 महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। तब तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई थी, जिसके खाने-पीने के साथ-साथ उसकी पढ़ाई का, उसकी परवरिश का बोझ भी मेरे कंधों पर आ पड़ा था। ऐसे में मेरी बुआ ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पर सँभाला और मैं बाहर निकलकर अपने लिए कुछ काम तलाश करना शुरू करने लगी। जल्दी ही मुझे एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और मैं जैसे-तैसे ज़िंदगी गुज़ारने लगी थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मुझे कभी-कभी उसकी सुंदरता से डर भी लगता था। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और पढ़ाई बहुत ध्यान दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब मेरे हाथ-पैर भी थकने लगे थे। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी चिंता थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी बाकी की ज़िंदगी आराम और सुकून से गुज़रे। क्योंकि मेरे घर तो काजल को खुशी नसीब नहीं हुई थी। बहुत जोड़ तोड़ करके मैं उसकी पढ़ाई की खर्ची पूरी करती थी। मैंने अपनी बेटी काजल के रिश्ते के लिए स्कूल में सबसे बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता नज़र में हो तो ज़रूर बताना। एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त सुनीता मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घर बहुत अच्छा है और लड़का भी इकलौता है। मैं तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता वहाँ पर करना चाहती हूँ। सुनीता ने इतने प्यार और विश्वास से कहा कि मैं भी खुश हो गई थी। वैसे भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। काफ़ी सालों से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था। इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून आया था कि अब मेरी सारी परेशानियां कम हो जाएंगी और मेरी बेटी जिस घर में शादी करके जा रही है वो बहुत ही पैसों वाला भी था
और कुछ ही दिन में सुनीता की बहन हमारे घर आ गई थी। जब वो हमारे घर आई तो वो मेरी बेटी को पहली ही नज़र में पसंद कर ली और बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। उसने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया और मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मुझे भी वो लोग बहुत अच्छे और सुलझे हुए और ख़ानदानी लग रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर जोर दिया था, जिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि चंद मुलाकातों में ही लड़के को भी मैंने देख लिया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया था। इस इस रिश्ते का सबसे बड़ा मकसद था कि लड़के का घराना बहुत छोटा था। लड़के के पापा भी इस दुनिया में नहीं थे। माँ और एक छोटी बहन ही थी, और दूसरी बात, मेरी सबसे अच्छी दोस्त सुनीता की बहन का लड़का था। इसलिए मुझे विश्वास था कि घर परिवार बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। मैं दिन रात लगातार अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर रही थी। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती है, मैंने उसे सब कुछ देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ली है। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ बाप को गुजरना पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-4 बार मायके आई थी, तो उसके चेहरे पर एक सच्ची सी खुशी चमकती थी, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो अपने घर में बहुत खुश है और सुकून से है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई है। लेकिन एक बार जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई तो उसने मुझसे यह बात कहकर बेचैन कर दिया था कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में सास और वो अकेली नहीं रह सकती हैं, इसलिए अपने गांव के घर में जाकर रहेंगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई थी, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को खुद से इतना दूर नहीं भेजा था। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई, और वो भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत उदास ही रही, मगर रोज़ काजल अपनी खबर मुझे देती रही, तो मेरी भी उदासी फिर ख़त्म हो गई। और एक दिन काजल ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं रोज़ फ़ोन पर काजल की सारी खबर लेती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका फ़ोन आना कम हो गया। हमेशा उसकी सास ही बात करके मुझे बताती थी कि काजल की तबीयत अच्छी है, अब वो पूरी तरह आराम करेगी, इसलिए मैं उसे कम उठाती हूँ। अभी वो आराम कर रही है, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकती है। मुझे अपनी बेटी की सास के बोलने के अंदाज में सच्ची माँ जैसी मोहब्बत महसूस होती थी, तो मैं अपने ऊपर वाले का शुक्र अदा करती थी कि मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात ऐसी खबर आई कि उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। एक रात मेरी बेटी की ससुराल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत ख़राब होने की से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए ये खबर किसी तूफ़ान से कम नहीं थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर ही तोड़ दी थी। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रही थी। जब कुछ होश आया तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मेरी इकलौती बच्ची थी काजल, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन ही था। रोते रोते मेरी आवाज़ बंद हो गई, होठ सूख गए और गला भी सूख गया। अब तो गले से आवाज़ भी निकल नहीं रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के गांव का कुछ पता भी नहीं था। मुझे अपनी बेटी से मिलने जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त सुनीता को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वो पहले ही गांव गई हुई है। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ तो अता पता दे, जिससे कि मैं आखिरी बार तो अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझे अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो अपनी बेटी के गम में रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मैं जैसे तैसे खुद को संभाल कर गाँव पहुँची थी। मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के घर पहुँच गई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी। मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा गया था। उसको एक मोटे से कंबल में लपेट कर रखा गया था। मैं काजल से लिपट लिपट कर रोने लगी। पति के मरने के बाद काजल ही तो मेरे जीने का इकलौता सहारा थी। अब वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ औरतों ने कहा, आप हिम्मत रखो, जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा।
मैं एक तरफ चुपचाप पड़ी हुई थी। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा कि आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 10 मिनट तक रुको। नौकरानी की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और काजल की सास से कहा कि प्लीज़, अब तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दें। मैं कुछ समय सुकून से अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी इस बात को ज़रूर मान लो। काजल की सास ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे मेरी बेटी के कमरे में छोड़ दिया। सारी औरतों को कमरे से निकल जाने को कहा। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ऐसा मन कर रहा था कि जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वही नौकरानी अंदर आई। मुझे उसी नौकरानी का तो इंतज़ार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि काजल की मौत का क्या राज है। मैं जल्दी से उस नौकरानी के पास गई और उसे अपने पास बिठाकर कहा, प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी काजल जिंदा है। अगर यकीन न हो तो तुम खुद चेक करके देख सकती हो। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा काजल का चेहरा देखा। उसके होठ उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसके ज़िंदा होने के तो कोई चांस ही नहीं थे। लेकिन मैं नौकरानी की बात को तो झुठला नहीं सकती थी। कोई औरत भला इस नाजुक समय पर मजाक क्यों करे, वो भी एक माँ के साथ। मैंने काजल को दोबारा चेक किया। मैंने उसके होठों के पास अपने कान रख दिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्की हल्की उसकी सांस चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी। लेकिन मैं क्या करूं? ज़रूर ये लोग बहुत ही शातिर लोग हैं। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है कि उसका पूरा शरीर ठंडा और नीला पड़ चुका था। लेकिन मैं क्या करूं? अपनी बेटी को इस शातिर लोगों से कैसे बचाऊं? मेरे पास अब वही नौकरानी थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने अपने गले से सोने की चैन उतारकर उस नौकरानी के हाथों में रख दी। वो चैन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने गले में पहन कर रखती थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी को इस खिड़की के रास्ते से ले जाओ और उसे किसी अच्छी जगह पर पहुंचा दो। नौकरानी, जिसका नाम विमला था, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके उसे कमरे की खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट के बाद ही खिड़की के नीचे दो औरतें खड़ी थीं। मैं और विमला ने काजल को खिड़की से नीचे उतार दिया। वो दोनों औरतें काजल को लेकर चली गईं। काजल की जगह मैं खुद कपड़ा ओढ़ कर लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी वहाँ से काजल और नौकरानी के साथ भाग सकती थी। लेकिन मैं नहीं भागी। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे सच जानना था कि आखिर उन लोगों ने मेरी काजल के साथ ऐसा क्यों किया। विमला ने मुझे बहुत समझाया कि आप यहाँ से भाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने विमला से कहा कि मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। जब ये सब बातें हो रही थी कि बाहर दरवाजे पर कोई आया, तो विमला ने मेरा चेहरा अच्छे से कपड़े से ढक दिया और सबसे कहा कि बहुरानी की माँ बहुरानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते से चली गई है। सबसे पहले कमरे में काजल की सास आई थी। वो विमला से कहने लगी कि काजल की माँ खिड़की से क्यों गई, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। जिस पर सुमन ने कहा कि मालकिन, बहुरानी की माँ कह रही थी कि अब इस ख़ानदान से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वो मर गई। मैं अब इन लोगों का मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं खिड़की से जा रही हूँ। विमला के मुंह से ये बात सुनते ही काजल की सास ने मेरे बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलने शुरू कर दिए। मैं हैरत से यह सब सुन रही थी। पहले तो मेरे मुंह पर कितना मीठा बोलती थी और मेरे पीछे जहर उगल रही थी। मैं इंतज़ार में थी कि मुझे कुछ तो सुराग मिले कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, जिससे कि मैं इन लोगों के मुंह पर ही इनका तमाशा बना सकूं, इनको रंगे हाथ पकड़ सकूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो मुझे काजल समझकर कमरे से लेकर चले गए। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
मैं अपना दिमाग चलाने लगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जितने भी लोग आए थे सब के सब एकदम से भाग खड़े हुए और तभी विमला मुझे पकड़कर जल्दी से एक सुनसान जगह जगह की तरफ ले गई जहाँ कोई आता जाता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया और मुझे बताया कि मैंने ही फ़ोन करके कहा था कि काजल बहुरानी का भूत मैंने कमरे में देखा है। उनकी आत्मा कमरे में घूम रही है। यह सब सुनकर वो लोग डर के मारे भाग गए थे। मेरी सांस थोड़ी मेरे कंट्रोल में हुई तो विमला मुझे लेकर एक झोपड़ी में चली गई जहां उसने मेरी बेटी को रखा था। मैं उसके पैरों में गिर गई। उसने आज मेरी और मेरी बेटी की दोनों की जान बचाई थी। मैंने उससे कहा कि विमला, मुझे पूरी सच्चाई बताओ, ये लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे। फिर उसने मुझे बताया कि बहन जी, जब से काजल बेटी की सास काजल को लेकर आई थी तभी से मैं देख रही हूँ। काजल की सास रोज दूध में मिलाकर उसको कुछ पिला रही थी। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा कि ये तो मेरी बहू के होने वाले बच्चे की सेहत के लिए है। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, इसे पीने से मेरी बहू बहुत ही अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। मैं चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे काजल की तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन काजल ने अपना बच्चा भी खो दिया। उस दिन मैं समझ गई कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। वो कोई ताकत का पाउडर नहीं, कुछ ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर काजल को नुकसान पहुंचा रही है। जब उसने अपना बच्चा खो दिया तब भी काजल की सास नहीं मानी और रोज़ वही पाउडर काजल को पिला रही थी। मैं उसकी सास का इरादा जान गई थी कि वो काजल को भी मारना चाहती है, इसलिए मैंने अपनी जानने वाली से जड़ी बूटी ली। इसे खाने से इंसान का शरीर ठंडा और नीला हो जाता है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मर चुका है, लेकिन इस जड़ी बूटी का इलाज करा दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। काजल की जान बचाने के लिए जहरीली जड़ी बूटी मैंने उसको पिला दी। जड़ी बूटी पीने से कुछ देर में काजल का शरीर नीला और ठंडा पड़ गया। काजल की सास को लगा कि उसका नुस्खा काम कर गया और काजल इस दुनिया से चली गई। सारी कहानी सुनाकर विमला चुप हो गई। विमला की कहानी सुनकर मेरी रूह कांप गई। इन लोगों को मेरी बेटी से क्या दुश्मनी थी? ये लोग मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 10 दिन तक मेरी बेटी का इलाज विमला करती रही और जब काजल बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैंने अब तक उसे छुपाकर ही रखा था, किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी काजल जिंदा है। मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि अब आगे मुझे क्या कदम उठाना है। मैंने काजल को सारी बात बताई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बहुत देर तक मेरे घुटनों में सर रखकर रोती रही, फिर कहने लगी, मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था, हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। ऐसी हालत में भी मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को मैं अमृत समझकर पी रही हूँ वही दूध मेरी ज़िंदगी लेने वाला है। मैंने तो रोहित को दिलो जान से प्यार किया था। रोहित भी मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन माँ, मुझे लगता है कि रोहित इस सब में शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि रोहित अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे उसको कॉल करनी चाहिए, लेकिन मैंने काजल को रोक दिया। मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि रोहित काजल को प्यार करता है या नहीं। इस पूरी साजिश में हो सकता है कि रोहित का भी हाथ हो। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान हो गई। मैंने वहाँ रोहित को देखा और वो किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रहा था। उसके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। काजल के मरने का कोई गम उसके चेहरे पर नहीं था और रोहित की वो खुशी देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि वो भी इस सब में शामिल है। अब मैं और चुप नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों को यूं खुला नहीं घूमने दे सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मैं पुलिस के साथ पुलिस को लेकर रोहित के गांव पहुंच गई। पहले तो रोहित की माँ मुझे इस तरह पुलिस के साथ देखकर चौंक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब सारा केस सामने खोल कर रखा तो रोहित की माँ साफ मुकर गई। कहने लगी, मैं तो अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। उसकी मौत नेचुरल है। हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी गवाही दी थी कि रोहित का परिवार बहुत अच्छा परिवार है, पूरे गांव की मदद करता है।
वो किसी की जान नहीं ले सकते हैं। लेकिन पुलिस ने किसी पर विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी लेने लगे। फिर काजल की सास के कमरे में वो दवा मिल गई जो वो काजल को रोज़ पिलाती थी। काजल की सास उस दवा को अभी तक फेंक नहीं पाई थी। शायद उसे विश्वास था कि उससे सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं आएगा। पुलिस ने इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया। जहाँ पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की और पुलिस की मार से रोहित की माँ सारा सच उगल दिया कि हाँ, हम लोगों ने ही काजल और उसके बच्चे की जान ली है और यह सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। और अब रोहित की माँ ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं काँप कर रह गई थी। 25 साल पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। रोहित की माँ ने बताया कि 25 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था तो उस समय हम सब बहुत खुश थे। बहुत मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए राज़ी हुआ था। हमारा इकलौता भाई था। उसकी खुशियाँ हमें बहुत प्यारी थी। मेरे भाई ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उसने कहा अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना नहीं करूँगा। और फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता भी तय हो गया। भाई दिन रात तुम्हारी बातें करता था, लेकिन तुम भाई को बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी, उसे इग्नोर कर देती। और एक दिन जब भाई ने तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनाकर तुम्हारे हाथों को चूम लिया था तो तुमने भाई के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रख दिया था और कहा था कि तुम भाई से नफ़रत करती हो और किसी और से प्यार करती हो और मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती। बस यही सदमा मेरे भाई को ले गया और उसने अपनी जान ले ली। हम बहनें यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं और सुनीता ने उस समय तय कर लिया था कि हम अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। तुमने तो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी और मेरा भाई इस दुनिया से ही चला गया था। हम अपने इकलौते भाई का दर्द भूल नहीं पा रहे थे। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी थी। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति को मारने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला था। तुम्हें पल पल मरता तड़पता देखना चाहते थे हम। तुम्हारे पास एक आखिरी खुशी थी, तुम्हारी बेटी। हम उसे भी छीन लेना चाहते थे। इसलिए सुनीता ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और फिर मैं तुम्हारी बेटी से पल पल बदला लेने लगी। काजल की सास के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति को याद करके मैं बहुत रोने लगी और तभी विमला मेरी बेटी काजल को ले आई। काजल को जिंदा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रखी थी। कैसे मैंने अपनी बेटी की जान बचाई। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की। कुछ दिन बाद ही मैंने रोहित का और काजल का तलाक करवा दिया। मेरी बेटी उनके चुंगल से छूट गई थी, लेकिन मेरे पति बिना किसी गलती के ही इस दुनिया से चले गए थे। यह दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अगर मैं टूट कर बिखर जाती तो फिर काजल को कौन संभालता। काजल का तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसका सब कुछ लूट चुका था। काजल ने रोहित को सच्चे दिल से प्यार किया था और जब दिल टूट जाता है तो उसकी तड़प तो बहुत बुरी होती है। वो अंदर से टूट चुकी थी। मैं हर वक्त काजल का दिल जोड़ने में लगी रहती थी। धीरे धीरे काजल संभलने लगी और उसने एक नौकरी कर ली। अब हम माँ बेटी की ज़िंदगी रूटीन पर लौटने लगी थी। मैं काजल से ज़िद करती हूँ कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो नहीं मानती है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो मेरी बात मानकर अपना घर बसाएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।